नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता अनुराग आपके लिए अपनी लिखी एक और कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक है क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आइए सुनते हैं। ऑफिस से आकर पर्स कंधे पर से उतारा ही था कि माँ का फोन आ गया। हाँ, पहुँच गई घर? हाँ माँ, पहुँच गई, मैंने थकी सी आवाज में जवाब दिया। नर्सिंग मामा को हार्ट अटैक आया है। माँ की करुणा भरी आवाज के साथ ही उनकी सिसकी भी सुनाई दी। अरे कब, कैसे? मैं सच में घबरा गई। माँ के बारे में सोचकर बुरी तरह से हिल गई होंगी वह तो। मामा नाना के लिए तो मैं परेशान थी ही, पर ऐसे में मुझे माँ की भी कम चिंता नहीं हो रही थी। इसलिए ऐसे समय में भी घबराहट के मारे मेरे मुंह से यही निकला था, और नरेन मामा, वह कहाँ पर हैं? वह वहीं पर है, कर रहा है सारा काम, माँ ने रोते हुए बताया था। थोड़ी शांति से मिली थी मन को। आनन फानन में सामान पैक कर हमने रात की ट्रेन पकड़ ली थी। ट्रेन की बर्थ पर लेट सारी रात कच्ची पक्की नींद में भी मामा नाना, नरेन मामा और वीरेन मामा ही चक्कर काटते रहे थे। माँ के मामा जी यानी नरसिंह मामा, जिन्हें हम बच्चे मामा नाना कहते थे, उनके 2 बेटे थे, बड़े नरेन मामा और छोटे वीरेन मामा। मामी नानी का देहांत काफी पहले ही हो गया था। माँ से दोनों मामा काफी छोटे थे। कई वर्षों से दोनों मामाओं में आपस में बातचीत बंद थी। दोनों रहते भी अलग अलग थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे, जब भी मामा नाना हमारे यहाँ आते थे, तब अक्सर हम बच्चों को किसी न किसी बहाने से उस कमरे से बाहर भेज दिया जाता था। पर तब भी अपनी खोजी प्रवृत्ति के चलते हम सब ने इतना तो पता लगा ही लिया था कि नरेन मामा यानी बड़े मामा मामा नाना से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हैं। न वह वीरेन मामा या मामा नाना से बात करने को तैयार थे और न अपने घर ही जाते थे, जबकि मामा नाना उनको बहुत समझाना चाहते थे और वे लोग यानी मामा नाना और वीरेन मामा उनसे माफी भी मांगना चाहते थे। पर नरेन मामा इतना नाराज थे कि वह किसी भी बात के लिए तैयार नहीं थे। माँ अपने मायके में सबसे बड़ी बहन थी। उनका काफी रुतबा भी था। हमारे ननिहाल की तरफ के दूसरे रिश्तेदार भी अक्सर पापा माँ से अपने गंभीर मसलों पर चर्चा किया करते थे या राय लिया करते थे। हमारे घर पर मामा नाना और छोटे मामा यानी वीरेन मामा और कामना मामी के परिवार का बराबर आना जाना था, और इधर नरेन मामा और विभा मामी के परिवार का भी। पर सब हमेशा अलग अलग ही आते थे। हम लोगों ने उन्हें साथ आते जाते नहीं देखा कभी, बल्कि यदि कभी नरेन मामा आकर वीरेन मामा को बैठा देखते थे तो तुरंत वापस चले जाते थे। और मुझे यह भी याद है कि माँ पापा से बात करते करते नरेन मामा को याद करके मामा नाना अक्सर रोने लग जाते थे। हमारी वानर सेना की मिली जुली तहकीकात से यह पता चला था कि पहले तो दोनों मामा मामा नाना के साथ ही रहते थे, पर बाद में नरेन मामा अलग रहने लगे थे। नरेन मामा जीनियस थे, परिश्रमी और भावुक टाइप के थे। बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे कि नरेन मामा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि नरेन जरूर IAS PCS बनेगा। छोटे मामा यानी वीरेन मामा पढ़ाई लिखाई में सामान्य ही थे। पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी कर ली थी और समय पर उनका विवाह भी हो गया था। पर बड़े मामा अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। हमारे मामा नाना का स्तर मध्यम वर्गीय ही था, फिर भी नरेन मामा को उनका पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त था। पर किस्मत से कौन जीता है। नरेन मामा की पूरी कोशिशों के बावजूद कभी मेंस और कभी इंटरव्यू रह जाता था। आखिरी अटेम्प्ट के पहले मामा नाना के घर में काफी टेंशन का माहौल था। मुझे तो माँ भी उन दिनों टेंशन में ही लगती थी। शायद वह अपने मामा से, भाइयों से दिल से जुड़ी थी। पर हर प्रकार से योग्य होते हुए भी आखिरी अटेम्प्ट में भी नरेन मामा UPSC क्लियर नहीं कर पाए थे। उसके बाद के दिनों की ही बात है। पता नहीं मामा नाना या वीरेन मामा की कौन सी बात उन्हें बुरी लग गई थी कि वे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रहने लगे थे।
उनकी नाराजगी की पराकाष्ठा यह थी कि उन्होंने किसी को बताए बिना अकेले ही मंदिर में शादी भी कर ली थी। अपनी नई नवेली दुल्हन यानी हमारी कामना मामी से भी उन्होंने अपने घर वालों को नहीं मिलवाया था। पर न जाने कैसी अनोखी नाराजगी थी उनकी। स्वयं तो उनसे बात ना करके, मनाने का मौका ना दे करके, उन्हें देखते ही उस जगह से उठकर चले जा करके, आंखें ना मिला करके, यानी हर प्रकार से उनकी अवहेलना करके नरेन मामा, मामा नाना और वीरेन मामा को दुख देने पर उतारू थे। पर दूसरे किसी को भी इस मामले में मुंह खोलने तक की भी अनुमति नहीं थी। इस मामले में उन्होंने न कभी किसी के आगे खुद मुंह खोला, न कभी किसी और को कुछ बोलने का मौका दिया। कभी किसी ने नरेन मामा के लिए चाहे सहानुभूति में ही कुछ कहा हो, जो मामा नाना या छोटे मामा के विरुद्ध कुछ जताया हो, तो उसे नरेन मामा अच्छी खासी सुनाकर ही छोड़ते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने ऐसा कुछ सुनने पर किसी के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि नरेन मामा इस शेर को पूरी तरह से फॉलो करते थे। मसाइल मेरे और उनके बीच हजार सही, मसाइल मेरे और उनके बीच हजार सही, पर जमाने का हमारे बीच काम ही क्या। नरेन मामा की इस विचित्र नाराजगी के ऊपर ही माँ के इस तरह के कमेंट्स आते थे। हीरा सा लड़का है, पर पता नहीं कैसा है। स्वयं तो उन लोगों से इतना गुस्सा है कि उनकी ओर देखता तक नहीं, बात नहीं करता, पर उन्हीं लोगों के ऊपर जान न्यौछावर किए रहता है। उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, उनके आगे चट्टान बनकर खड़ा रहता है। अजीब आदमी है। बस माँ और पापा ही उन लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहते थे। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि दोनों मामाओं में किसी तरह सुलह हो जाए, पर इतने वर्षों के बाद भी अभी तक उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली थी। उनके अभी भी दोनों पार्टियों यानी नरेन मामा, कामना मामी और मामा नाना, और दूसरी ओर वीरेन मामा और विभा मामी से पूर्ववत संबंध थे। हाँ, पर इतनी सावधानी अवश्य बरती जाती थी कि दोनों पार्टियों का आमना सामना यथासंभव टाला जाए। यदि कभी नरेन मामा पहले से आए हुए होते थे और मामा नाना या वीरेन मामा, विभा मामी कोई भी आ जाए, तो नरेन मामा तुरंत उठकर चले जाते थे। पिछली बार जब मैं बच्चों की छुट्टियों में घर आई थी, तभी नरेन मामा को देखा था। मेरा ध्यान गया था कि समय के साथ वह और अधिक हैंडसम लगने लगे थे। मैं नाश्ता करके लॉन की धूप का आनंद ले रही थी कि तभी नरेन मामा आए थे। गेट खोलकर जल्दी जल्दी अंदर जाने लगे थे कि लॉन में मुझे बैठे देख वापस मुड़कर इधर ही आ गए थे। मुझसे लाड़ से पूछा था, अरे निम्मी, कब आई तू? परसों ही आई हूँ मामा, मम्मी के पास कुछ दिन रहने का मन था, सो आ गई। उनका अभिवादन कर मैंने जवाब दिया था। चल, बढ़िया किया। तो अभी तो कुछ दिन रहेगी ना, घर आना। हाँ जरूर से, तेरी मामी बहुत खुश होगी तुझे देखकर। चलता हूँ, अभी जरा जल्दी में हूँ, जीजी से कुछ काम था। मैंने सर हिलाकर हामी भरी। मामा तेजी से अपने कुर्ते की जेब में कार की चाबी डालते हुए अंदर चले गए। मैं भी उठने को थी कि अंदर जाकर चाय वगैरह में माँ को मदद कर दूं, पर फिर लगा कि हो सकता है मेरी उपस्थिति में मामा खुलकर बात ना कर पाए। ऐसा सोच मैं वहीं बैठी रही, पर उन्हें देख मेरे दिमाग में बराबर यही चलता रहा कि हर किसी से इतना प्यार करने वाले, इतना लाड़ से बात करने वाले नरेन मामा अपने पिता और सगे भाई के मामले में कैसे इतने कृपण हो गए हैं कि उनकी शक्ल तक देखना भी उन्हें गवारा नहीं। कैसे नहीं भुला पाते हैं वो पुरानी कड़वाहट को, क्यों क्षमा नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही मामा अंदर से आकर मुझे दूर से ही हाथ हिलाते हुए वापस चले गए थे। उस बार मैं माँ के साथ उनके घर भी होकर आई थी। कामना मामी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। बड़े ही स्नेह और अपनत्व से मिली थी वे हमसे। चलते समय मुझे सिंदूर लगाकर, मेरी गोदी में कोछा डालकर, एक सूट देकर बड़े ही प्यार से गले लगाकर विदा किया था उन्होंने मुझे। माँ से पता चलता रहता था कि कामना मामी भी मामा नाना और घर के बाकी सब लोगों के साथ मिलकर ही रहना चाहती हैं, पर अभी नरेन मामू को तैयार नहीं कर पाई हैं इसके लिए। माँ उनकी भी तारीफ करते नहीं अघाती थी। नरेन मामा के जाने के बाद जब माँ मेरे पास आकर बैठी, तब मैंने उनसे पूछा था, नरेन मामा क्यों आए थे माँ? अरे वही, मामा के लिए पैसे देने आया था। महीना शुरू हुआ है ना, तुझे बताया तो था। याद आ गया था मुझे कि काफी समय से नरेन मामा नाना को देने के लिए माँ को पैसे देकर जाते हैं। पहले तो नाना तैयार नहीं होते थे उस पैसे को लेने को।
पर फिर बाद में माँ और पापा के बहुत समझाने पर वे उस पैसे को लेने लगे थे और उसका उपयोग भी करने लगे थे। इन्होंने आवाज दी कि स्टेशन आ गया है तो विचारों की श्रृंखला टूटी। स्टेशन से घर पहुंचकर नाश्ता आदि करके जब हम अस्पताल पहुंचे तो नाना को देखकर तसल्ली हुई थी मन में। वह काफी बेहतर लग रहे थे। हल्का सा ही स्ट्रोक आया था, सही समय पर इलाज मिल गया था। ईश्वर की बड़ी कृपा थी। वीरेन मामा विभा मामी से मिलना हुआ। पता चला रात में नरेन मामा कामना मामी थे और अभी घर गए हैं, थोड़ी देर बाद आते ही होंगे। वीरेन मामा ने माँ को अलग ले जाकर धीरे से कहा, जीजी आप दद्दा को समझाइए ना, उनको यहाँ देख देख कर ही पापा की तबीयत में सुधार आ रहा है। माँ ने धीरे से सिर हिलाकर अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया था। न जाने क्यों मन में एक आस दृढ़ होती जा रही थी कि अब नाना जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब नरेन मामा हैं उनके साथ। नाना अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे। साथ में मिली थी ढेर सारी दवाइयां और डॉक्टरों की हिदायतें। नरेन मामा ने वीरेन मामा से अभी भी अबोला ही कर रखा था। हालांकि नाना से वह बड़े प्यार से हाथ पकड़कर माथा सहलाकर हाँ हूं में बात कर ही लेते थे। नरेन मामा ने पहले ही कह दिया था, जी सबको बता दीजिए पापा डिस्चार्ज होकर सूर्या विहार, जहां नरेन मामा का घर था, ही जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी उस समय उनकी बात काटने की, परंतु वहां लिफ्ट नहीं थी और उनका फ्लैट था 4थी मंजिल पर, जबकि मामा नाना का बंगला शहर की मेन रोड पर ही था। तो डॉक्टरों की राय मानते हुए नाना को उनके घर कृष्णा धाम ही लाया गया था। सबके घर पहुंचते ही जैसे घर में कोई उत्सव का माहौल हो गया था। कहीं बड़ी मामी नाना के लिए सूप बना रही हैं, कहीं छोटी मामी सबके लिए चाय नाश्ते के प्रबंध में लगी हैं। बच्चों में भी दोस्ती हो गई थी। शोर न मचाने की ताकीद के अनुसार सभी दरवाजा भिड़ाकर ताश और लूडो खेलने में लगे थे। माँ और पापा नाना के पास बैठे उनसे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। नरेन मामा ने आकर नाना को एहतियात से उठाकर दवा खिलाई और फिर वापस लिटा दिया। वह जाने को मुड़े ही थे कि नाने ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर अनुनय भरे स्वर में बोले, अब तो नहीं जाओगे ना बेटा। सभी की आंखें उन दोनों की तरफ ही थीं। वीरेन मामा भी मुड़कर उन दोनों को ही देख रहे थे। नरेन मामा कुछ एक पल मौन रहने के बाद धीरे से बोले, कल फिर आऊंगा, और बाहर निकल गए। अचानक ही न जाने क्या हुआ, वीरेन मामा ने बाहर जाते हुए नरेन मामा को तेजी से आकर पीछे से जोर से पकड़ लिया था और उनकी पीठ से लग उन्हें अपनी बाहों से कसकर बांधे रुआंसे स्वर में बोल उठे थे, हम लोगों को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो दद्दा। नरेन मामा कुछ पल भौचक से वैसे ही अवश्य खड़े रहे। सिर झुका हुआ था, आंखों से अश्रुपात रुक नहीं रहा था और उनकी अपनी बाहें पीछे खड़े वीरेन मामा ने कसकर बांध रखी थी। वीरेन मामा बोले जा रहे थे, जब तक माफ नहीं करोगे दद्दा नहीं जाने दूंगा, खड़े रहो ऐसे ही। किसी तरह से पीछे घूमकर वीरेन मामा को अपने सीने से लगा लिया था नरेन मामा ने। देर तक दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे रोते और उलाहने देते रहे थे। नरेन मामा कह रहे थे, पहले नहीं रोक सकता था ऐसे हाथ पकड़कर। वीरेन मामा भी रोते रोते जवाब दे रहे थे, कितनी बार तो चाहा था, पर लगा कहीं तुम गुस्से में बेइज्जती कर भगा ना दो। तभी देखा तो दोनों मामियां भी दरवाजे पर चाय नाश्ते की ट्रे पकड़े संकोच में खड़ी थीं। उस भरत मिलाप को जिसने भी देखा उसकी आंखें सूखी नहीं रह पाई थीं। कुछ देर में पापा ने उठकर दोनों भाइयों को बैठाया था, पानी पिलाया था। चाय नाश्ते के दौर के साथ वातावरण खुशनुमा हो गया था। नाना के चेहरे पर अलौकिक संतोष का भाव दिखाई दे रहा था। दोनों मामाओं के मिलाप के इस सुखद अंत से हम सभी को असीम आनंद की अनुभूति हुई थी। घर आकर रात को जब मैं सोने लेटी तब कुछ सवाल मेरे मन को, मेरे क्या शायद सभी के मन को लगातार मथ रहे थे। क्या बड़े मामा को अपने पिता व भाई से इतनी अधिक नाराजगी दिखाने की जरूरत थी, वह भी उस स्थिति में जब उनकी अपनी जान अपने परिवार में ही बसती थी। क्या उन्हें बड़प्पन दिखाते हुए सबको माफ नहीं कर देना चाहिए था? जैसे आज किया वैसा कुछ करके
क्या छोटे मामा को पहले ही बड़े मामा को कैसे भी करके मना नहीं लेना चाहिए था? वह तो ईश्वर की कृपा थी कि नाना को उन्होंने माइल्ड अटैक ही दिया था और नाना इस हल्के से आघात को झेल गए थे। यदि ईश्वर उस समय इतना मेहरबान न होता तो क्या इस दीर्घ अबोलेपन और नाराजगी को पहले ही नहीं दूर किया जा सकता था? क्या ये सब इतना मुश्किल था? दोस्तों, बेहतर है हम समय रहते ही चेत जाएं। क्या पता ईश्वर ने किसके खाते में कितनी सांसें लिखी हैं। कहीं ऐसा न हो बाद में सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ न रह जाए। यदि कोई आपसे नाराज है या ये भी संभव है कि किसी ने साफ साफ दर्शाया ना हो पर आपको उसके हाव भाव से या उसके असामान्य मौन से यह संकेत मिलता हो कि वह अब आपसे पहले की तरह नहीं मिलता है, तो कैसे भी करके पता लगाएं कि वास्तविकता है क्या। यदि आप कहीं से भी गलती पर हैं तो बन जाइए वीरेन मामा और मना लीजिए उसे। और यदि आप खुद नाराज हैं किसी से और वह यह बात नहीं समझ पा रहा है तो भी सौम्य शब्दों में समझाइए उसे उसकी गलती, या फिर अपना दिल इतना बड़ा कीजिए कि उसे क्षमा कर पाएं। पर घुट घुट कर नाराजगी, कुंठा और अबोलेपन के साथ जिंदगी मत बिताते रहिए। नाराजगी कुछ समय की फिर भी अच्छी लगती है, ज्यादा लंबी होने पर घुटन बन जाती है। इसलिए अपने लोगों के साथ मेल मिलाप से खुशी खुशी जिंदगी बसर कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। ये कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।